हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसा है आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है बिल्कुल ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियोज़ में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में जो है हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन करा दिया था कि हमारे 10th क्लास में जो है अकॉर्डिंग टू NCERT में जो है हमारे 15 चैप्टर्स हैं और उन 15 चैप्टर का जो है नाम वगैरह भी जो है मैंने आपको जो है प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया था। ठीक है, तो नाउ फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th के मैथ का जो है फर्स्ट चैप्टर, जो कि फर्स्ट चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्या, दैट मीन्स रियल नंबर। तो इसका जो है हम लोग कहानी शुरू करते हैं। तो लेकिन फ्रेंड्स, मैंने आपको जो है प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया था कि जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे होंगे तो उसमें जो है मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन एंड देन प्रोसीड टू एक्सरसाइज। क्योंकि इंट्रोडक्शन करने से क्या होता है कि एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस दिए रहते हैं तो उनका जो है लॉजिक, यानी कि उसका जो है थियोरिटिकल कंसेप्ट वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए रहते हैं वो आपको जो आसानी से समझ में आता है। तो ठीक है जी, नाउ फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं कि वास्तविक संख्या का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, यानी रियल नंबर, तो इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। तो अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि वास्तविक संख्या हम किसको कहते हैं, यानी कि व्हाट इज रियल नंबर। तो ध्यान से सुनिए, अभी आप क्लास 10th में हो, तो आप क्लास 10th में जितने भी नंबर्स आप अभी तक पढ़े हैं, 9th में पढ़े होंगे, कौन कौन सा पढ़े, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, तो ये सब आप जितने भी संख्या पढ़े हैं तो सभी को मिला देने के बाद जो संख्या बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। या फिर सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम कहते हैं वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। ठीक है जी, तो ये तो हमारा हुआ ऊपर ऊपर का कहानी कि अच्छा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बहुत ही डीपली में बताने वाला हूँ, और ये वीडियो देखो हालांकि क्लास 10th का है ना, लेकिन अगर इस वीडियोज को कोई भी स्टूडेंट देखे, चाहे तो वो 9th से लेकर के 12th में, मतलब किसी भी क्लास के हो, ठीक है, 9th से लेकर के 12th के बीच किसी भी क्लास के हो, तो वो अगर इस इंट्रोडक्शन को देखेंगे, ठीक है, तो उनको जो है नंबर सिस्टम के ऊपर, यानी कि वास्तविक संख्या के ऊपर, ठीक है, उसको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप किसी भी क्लास के हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियोज़ को देखो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, नंबर सिस्टम में आपका कोई जो है डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो वास्तविक संख्या हम जो है आमतौर पर क्या बोलते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। बट इसको मैं किस तरीके से आपको डिफाइन कर रहा हूँ, इस चीज़ को आप समझो, देखो मजा आने वाला। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि वास्तविक संख्या चलो कोई तो है, तो इसको जो है हम दो तरीके से जो है लिख रहे हैं। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर को हम कितने तरीके से लिख रहे हैं, दो तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है जी, पहला तो मैं आपको कह रहा हूँ कि वास्तविक संख्या को जो है आप लिखो दशमलव में। किस में लिखो, दशमलव में, या तो इधर आ जाओ, पहला दूसरा दो तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, तो उधर दशमलव वाला अगर लिख देंगे तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से जगह उधर ज़्यादा है, तो इधर हम कर देते हैं दशमलव में, दशमलव में, एंड इसको हम क्या बोलेंगे, डेसिमल में, है ना, डेसिमल पॉइंट, एंड इधर कर देते हैं बिना दशमलव। ठीक है जी, बिना दशमलव, इसको क्या बोलेंगे, विदाउट डेसिमल। ओके, तो अभी आप ध्यान से देखो कि हमने क्या करा है कि जो हमारा रियल नंबर था, यानी कि वास्तविक संख्या था, तो ओवरऑल जो है हमने इसको दो तरीके से डिवाइड कर दिया। पहला कि दशमलव में, यानी कि डेसिमल पॉइंट में, एंड दूसरा बिना दशमलव में, यानी कि विदाउट डेसिमल में। ठीक है जी, यहाँ से जो है आप बिल्कुल कंसंट्रेट के साथ सुनो, और मुझे नहीं लगता है कि आपको फिर से कभी भी रियल नंबर में कोई वीडियो देखने की ज़रूरत होगा। ठीक है, तो ठीक है जी, यहाँ पे देखो कि बिना दशमलव में आपके पास जो है कितनी संख्याएँ हैं वो मुझे सबसे पहले बताओ। तो बिना दशमलव में जो हमारे पास संख्याएँ होती है वो तो कुछ माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, एंड जीरो भी जो है आपका वो भी बिना दशमलव वाला है। ठीक है जी, तो बिना दशमलव में हम संख्याओं को लिखते हैं तो क्या ही आप लिखोगे, माइनस इन्फिनिट में, देखना ध्यान से, -3, -2, -1 एंड 0 एंड 1 2 3, इस तरीके से लास्ट तक। ये 3 डॉट का मतलब है कि अनंत तक। ठीक है जी, तो अनंत से जब आ रहे होंगे तो माइनस में पीछे जितने भी संख्याएं होंगी, एंड इधर -3, -2, -1 एंड 0,
1 2 3 एंड इधर भी हम अभी बहुत दूर तक जा सकते हैं, 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है। तो ये सब जो संख्याएं आपको दिख रहे हैं, सिर्फ इतना ही संख्या है बिना दशमलव में, चेक कर लो। ओवरऑल हमारे पास इतना ही संख्या है बिना दशमलव वाला, तो ठीक है जी, इतना ही है। तो जो संख्या बिना दशमलव वाली होती है उसी को हम लोग कहते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। याद कर लो, पूर्णांक यानी कि इसको बोलते हैं इंटीजर्स, यानी बिना दशमलव वाली संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे, यानी कि इंटीजर्स बोलेंगे। इस चीज़ को याद रख लो। ओके, अभी हम कहानी स्टार्ट किए हैं कि वास्तविक संख्या को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा, पहला दशमलव में एंड दूसरा बिना दशमलव में। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं बिना दशमलव में। तो बिना दशमलव में हम इतना ही संख्या को लिख सकते हैं ओवरऑल। तो जो भी संख्या बिना दशमलव में होगा उसको हम बोलेंगे पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स। ओके, तो अब देखो एक चीज़ ध्यान से कि यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो 0 के इधर तो सारे प्लस वाले हैं एंड 0 के इधर सारे क्या हैं? माइनस वाले हैं। तो 0 के राइट साइड में जो भी प्लस वाले संख्या, उसको प्लस वाले को हम क्या बोलते हैं? धन बोलते हैं, ठीक है, धन। तो है तो ये पूर्णांक ही ना, तो इसीलिए हम इसको बोल देते हैं धन पूर्णांक। 0 से इधर जो भी संख्या उसको हम क्या बोलते हैं? धन पूर्णांक। यानी धन पूर्णांक में हम क्या ही लिख सकते हैं? देखो जरा ध्यान से, धन पूर्णांक इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें से क्या क्या आएगा? 1 2 3 4, इस तरीके से बहुत सारे संख्या है जो कि धन पूर्णांक कहलाएंगे। बेसिकली प्लस वाला और बिना दशमलव वाला, प्लस वाला एंड बिना दशमलव वाला, वही धन पूर्णांक है। एंड इधर जो भी संख्याएं हैं इसको हम क्या बोलेंगे? ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक में कौन कौन सा आएगा? माइनस इन्फिनिट से लेकर के, जैसे -3 -2 -1, ठीक है जी। तो ये सब जो संख्या है हमारे क्या है? ऋण पूर्णांक है। ओके, अब कोई स्टूडेंट पूछ रहा होगा कि 0 क्या है? तो 0 को हम बोलते हैं शून्य पूर्णांक। क्या बोलते हैं? शून्य पूर्णांक। और आपकी मर्जी है, 0 को आप प्लस काउंट करो या तो माइनस काउंट करो, कोई दिक्कत है नहीं। वैसे 0 तो 0 है ना, सोचो। तो लेकिन 0 को हम बोलेंगे क्या? तो 0 को हम बोलेंगे शून्य पूर्णांक, यानी कि 0 पूर्णांक। लेकिन अगर एक्चुअल में अब आपको देखो, अगर मान के चलो +0 लिखते हो तो क्या दिक्कत है? +0 मतलब 0 या -0 मतलब वो भी 0, ठीक है। लेकिन वैसे बोलना क्या है? तो बोलना है इसको शून्य पूर्णांक, ठीक है। एंड इधर जो भी है ऋण पूर्णांक एंड इधर जो भी है धन पूर्णांक, ठीक है जी। ओके, नाउ इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जो है यहाँ से अब आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 इस तरीके से, तो इसी को जो हमने कहा है धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक और साथ ही साथ इसका एक स्पेशल नाम है जो कि आप 9th क्लास में पढ़े हो, ठीक है। तो 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में नेचुरल नंबर, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या यही वाला है, आपको भी पता है, 1 2 3 इस तरीके से बढ़ता चलेगा, यानी कि ये वाला संख्या। तो बेसिकली जो धन पूर्णांक है वही प्राकृतिक संख्या है, लेकिन इसको हम अलग से 9th क्लास में पढ़ते थे। तो प्राकृतिक संख्या क्या है बोलो? कि गिनती की संख्या को हम बोलेंगे प्राकृतिक संख्या, सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या, यानी 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलता जाएगा। और यही जो संख्या है हमारा, यही क्या है? नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। उसके बाद आपने पढ़ा होगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या हम किसको कहते हैं? तो पूर्ण संख्या हम उस संख्या को कहते हैं कि प्राकृतिक संख्या में जस्ट आप 0 लगा दो, यानी कि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर देने के बाद जो संख्या बनती है उसी को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता है। तो यानी कि गिनती की जो संख्या है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 से, लेकिन अगर आप स्टार्ट करो 0 से तो वो हो जाएगा पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 5 ये वाला संख्या, ठीक है जी। क्योंकि ये जो है हमने स्टार्ट कहाँ से करा है? तो ये जो है बेसिकली हमने 0 से स्टार्ट करा है, तो इसीलिए हमारा ये जो संख्या है ये पूर्ण संख्या, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद पूर्ण हो गया, प्राकृतिक हो गया, धन पूर्णांक हो गया, ऋण पूर्णांक हो गया। उसके बाद अब आता है अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं जो कि आपको पता है, सम संख्या एंड विषम संख्या, ठीक है। सम संख्या एंड विषम संख्या, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। तो सम संख्या किसको कहते हैं? जिसमें 2 से भाग लग जाता है उसको सम संख्या कहते हैं, जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है उसको हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखो 14 में 2 से भाग लगेगा, बिल्कुल लगेगा।
15 में 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो ये हो गया हमारा सम और ये हो गया हमारा विषम। ठीक है जी। तो ये बड़ा सिंपल सा कहानी है, सम विषम तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। तो अभाज्य संख्या क्या है? तो अभाज्य संख्या ध्यान से सुनो, गुणनखंड निकालने के लिए आपको आना चाहिए। गुणनखंड क्या है? जैसे अगर मैं आपको कहता हूँ कि 14 का गुणनखंड कितना होता है, तो एक काम करो, ऐसे करने के लिए आपको आता है। ठीक है, 2 सत्ते 14 एंड 7 से तो एक कम। ठीक है, यानी कि 14 को आप कितना लिखते हो? 2 गुने 7। तो ये जो आप लिख रहे हो यही है आपका गुणनखंड। क्या है? गुणनखंड। इसी को हम जो है जनरलाइज फॉर्मेट में अभाज्य गुणनखंड भी बोलते हैं, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड है, दैट मीन्स गुणनखंड। तो गुणनखंड अगर आपको निकालने के लिए आता है तभी आप अभाज्य संख्या को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये आता होगा क्योंकि बचपन में ये तो हमने जो है पढ़ा ही है। तो अभाज्य संख्या ध्यान से सुनो, अभाज्य संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जिसका गुणनखंड करने के बाद गुणनखंड में सिर्फ या तो एक आता हो, मतलब एक आए और वह संख्या स्वयं आए, और उसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। एग्जाम्पल करते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं लिखूं 3, ठीक है, तो 3 का हम करते हैं गुणनखंड। तो देखो ध्यान से देखो, 3 का गुणनखंड करेंगे तो 3 से लगाएंगे, तो इस तरीके से लगाना है। तो बेसिकली 3 को हम कितना लिख सकते हैं? 3 गुने 1 तो लिख ही सकते हैं ना, 3 गुने 1, 3 गुने 1। तो 3 गुने 1, और इसमें चेक करके बताओ कि 3 का जो गुणनखंड है कितना गुणनखंड है? 2 गुणनखंड है। एक तो 1 है एंड वह संख्या स्वयं है, 3 स्वयं है ना, चेक करो। तो अगर किसी संख्या का गुणनखंड 1 एंड वह संख्या स्वयं रहे तो उस संख्या को हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है जी। जैसे 14, तो 14 में देखो कि यहाँ पे जो है हम 1 भी लिख सकते थे, चेक कर लो, 2 गुने 7 गुने 1 लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? तो बेसिकली यहाँ पे कितना गुणनखंड है? यहाँ पे 3 गुणनखंड है, 2 भी है, 7 भी है, 1 भी है। लेकिन हमने कहा अभाज्य संख्या हम उसको कहेंगे जिसमें सिर्फ 1 होना चाहिए एंड वह संख्या स्वयं होना चाहिए उसके गुणनखंड में। तो बेसिकली यहाँ पे देखो वह संख्या स्वयं तो है नहीं, 1 है, चलो ठीक है जी, लेकिन ये 7 भी है, 2 भी है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 गुणनखंड है। लेकिन हमने तो कहा कि अभाज्य संख्या होने के लिए उसके गुणनखंड में 1 होना चाहिए एंड वह संख्या स्वयं होना चाहिए। तो टोटल कितने गुणनखंड होने चाहिए? तो टोटल 2 ही गुणनखंड होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे 3 गुणनखंड है, इसलिए ये जो है हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, 3 अभाज्य संख्या है। उसी तरीके से बताओ कि 2 अभाज्य संख्या है कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 1, तो ये अभाज्य संख्या है। 8 है कि नहीं? तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 एंड गुने 1। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? 4 गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है जी। तो अभाज्य संख्या कौन कौन होगा? जैसे 2 होगा, 3 होगा, 5 भी है, 7 भी है, 9 नहीं है, क्योंकि 9 को देखो आप कितना लिखोगे? 9 को लिखोगे 3 गुने 3 गुने 1, तो बेसिकली इसका 3 गुणनखंड है। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये 11 है, चेक कर लो। तो इस तरीके से बहुत सारे भी और भी नंबर्स हैं जो अभाज्य संख्या है। ठीक है, ओके जी। उसके बाद हम बात करते हैं सह अभाज्य। सह अभाज्य क्या है? ठीक है, सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या हम किसको कहते हैं? तो आपको मासा वगैरह आता है निकालने के लिए, है ना? मासा वगैरह मतलब HCF, है ना? HCF तो आप बचपन में पढ़े ही होंगे। तो सह अभाज्य संख्या हम किसको कहते हैं? तो सह अभाज्य संख्या हम उन संख्याओं को कहते हैं जिनका मासा निकालने के बाद 1 आता हो, यानी कि मासा कितना हो तो उसका 1 आना चाहिए मासा। जैसे 2 एंड 3, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 एंड 3 का मासा कितना आता है, तो ठीक है निकालते हैं। मासा निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो 2 को लिख सकते हैं 2 × 1, 3 को लिख सकते हैं कितना? 3 × 1। तो मासा बराबर क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन होता है वही होता है मासा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या है? 1 है ना। तो यहाँ से जो HCF होगा किसका? 2 एंड 3 का, वो हो जाएगा 1। तो बेसिकली 2 एंड 3 का मासा कितना है? 1 है। तो इसीलिए 2 एंड 3 क्या है? सह अभाज्य। जिसका मासा 1 रहे उसको हम सह अभाज्य बोलते हैं। तो जैसे हो गया 2 एंड 3, इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। बेसिकली जिसका मासा 1 आएगा उसको हम बोलेंगे सह अभाज्य। मासा निकालने के लिए आपको आता है, अगर इस तरीके से नहीं आता है तो आप जो है भाग विधि से भी निकाल लो, क्या ही दिक्कत है। लेकिन इस तरीके से जो है आपको आना चाहिए, क्योंकि 9th क्लास में हमने जो है मैंने नहीं पढ़ा है, बेसिकली आपको जो है पढ़ना चाहिए था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है मासा हम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, और हालांकि देखो 10th में भी पढ़ना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के मदद से जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में,
तो वहाँ पे भी मैं आपको सिखाऊंगा कि संख्याओं का मासा जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से किस तरीके से निकालते हैं। जो दोनों में कॉमन होता है वो होता है मासा, एंड लासा क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है वो लिखो, जो नहीं भी कॉमन है उसको भी लिखो, एंड देन मल्टीप्लाई करो, हो जाता है आपका लासा यानी कि एलसीएम। ठीक है, तो उन सब चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल ये जो है हमारा सहअभाज्य संख्या क्या है कि जिन संख्याओं का मासा 1 हो उसको हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या, जैसे 2 और 3, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके जी। तो ये हमारा हो गया सहअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक एंड सम विषम जो है मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो इतने सारे हो गए आपके बिना दशमलव में। चेक कर लो, देख लो ओवरऑल, देखो ऊपर से ध्यान से देखना कि ये हो गए हमारे बिना दशमलव में यानी कि विदाउट डेसिमल में। नाउ अभी जो है हम बात करते हैं दशमलव में। यहाँ पे जो है देखो मज़ा आएगा, दशमलव में जो है आपको मज़ा आएगा। ठीक है जी, यहाँ से आपका जो कहानी स्टार्ट होता है। तो ओवरऑल दशमलव में आप कितने संख्या जानते हैं? तो बहुत संख्या जानते हैं, लेकिन मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ कि दशमलव में आप जो है ज़्यादा प्रकार की संख्या नहीं जानते हैं। मैं आपको यहाँ पे जो है ओवरऑल पूरा जो है कंक्लूजन निकालने के बावजूद मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जो दशमलव में मात्र 3 ही टाइप्स की जो है संख्या लिख पाओगे, उससे ज़्यादा जो है आप नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो बेसिकली आप जो भी लिख करके जो है आप चेक कर सकते हो। तो 3 टाइप से आप ज़्यादा लिख ही नहीं सकते। ठीक है, तो पहला क्या है जी, पहला तो आप ये लिखोगे कि जैसे किसी भी संख्या में भाग दोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि दशमलव के बाद तुरंत से ख़त्म हो जाएगा चीज़ें। जैसे 5 को 2 से भाग देंगे तो 2.5 आएगा। देखो दशमलव के बाद 5 आ गया, तो क्या 5 के आगे हम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखो दशमलव के बाद ये जो है टर्मिनेट हो गया है, शांत हो गया है, इसके आगे हम भाग लगा ही नहीं सकते हैं। ठीक है जी, तो ये जो है पहला टाइप से आपका। एंड दूसरा में क्या है, तो दूसरा में आप ये चीज़ लिखोगे कि जैसे किसी संख्या में आप भाग दोगे, तो जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ कि 10 में आप 3 से भाग दोगे, तो पता है क्या आता है कि दशमलव के बाद जो है संख्याएं अनंत तक चलती रहती है। आप भाग दे करके पहले इसको चेक करो, 3 से भाग देते हैं तो 3 तिहाई 9, 1 आता है, उसके बाद यहाँ पे दशमलव बैठाते हैं, 3 तिया 9 फिर है। तो नहीं लगता आपको कि यहाँ पे जो है 3 बार बार आता रहेगा, क्योंकि हमने दशमलव बैठा दिया तो फिर से लगाएंगे 3 तिया 9। ठीक है जी, तो इस तरीके से 3 बार बार आता रहेगा, समझ रहे हो? तो बार बार आता रहता है, तो बेसिकली यहाँ पे एक कोई संख्या है जो रिपीट हो रहा है, तो जो संख्या रिपीट होता है उसके ऊपर हम इस तरीके से लिख देते हैं। और इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 3 जो है दशमलव के बाद वो बार बार आएगा। तो बेसिकली जब बार बार आएगा तो अनंत तक जा सकता है ना, आप जितना मर्जी लिख लो, आप पूरे कॉपी खत्म कर लो, खत्म होगा ही नहीं। ठीक है, तो बेसिकली ये जाएगा अनंत तक। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा टाइप्स। क्या दूसरा टाइप, फिर से मैं बताता हूँ कि दशमलव के बाद जाएगा अनंत तक, एंड उसमें कुछ संख्याएं हैं जो रिपीट होती हुई रहेगी। जैसे यहाँ पे 3 जो है रिपीट हो रहा है। एंड तीसरा क्या है वो भी चेक करो। आपने जो है किसी संख्या का जो है वर्गमूल निकाला होगा, जैसे मान करके चलो 2 का ही वर्गमूल, तो 2 का वर्गमूल आपको याद है, 2 का वर्गमूल होता है 1.414। लेकिन क्या इतना ही होता है? नहीं, इसके आगे भी होता है। तो इसके आगे क्या होता है? इसके आगे ये होता है कि दशमलव के बाद जो है संख्या रिपीट नहीं होता है। 1.414 और इसका आगे देखो, एग्जैक्टली में मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ जो उसको चेक करो। 1.414 मान के चलो, इस तरीके से जो हमने लिख दिया है। ठीक है, तो बेसिकली दशमलव के बाद ये इस तरीके से चलता है कि इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है। चेक कर लो, कोई भी संख्या है जो बार बार आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, लेकिन ये जा कहाँ तक रहा है? तो अनंत तक जा रहा है। ठीक है जी, तो ये ओवरऑल जो है दशमलव में आप यही 3 संख्या लिख सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं लिखोगे, लिखाएगा ही नहीं। ठीक है, तो यही 3 संख्या है जो हमारे पास दशमलव में है, और इतना ही आप जो है लिख सकते हो। तो इनके बेसिस पे इनका जो है हम नामकरण करेंगे। पहला क्या है, अच्छा, किसी स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा कि 8/2 तो कितना हो गया? 4। तो इसको कितना लिखे? तो बेसिकली ये दशमलव में नहीं है, ये दशमलव में थोड़ी है, ये बिना दशमलव में। ठीक है, तो ये इधर चल जाएगा। ठीक है जी, तो बेसिकली इतना ही टाइप्स के जो है आपके पास संख्या है 5/2। मतलब एक तो इस तरीके का रहेगा कि आप भाग दोगे तो दशमलव के बाद जो है सीधा खत्म हो जाएगा। दूसरा कि भाग दोगे तो दशमलव के बाद कुछ संख्या रहेगा जो रिपीट होगा, और ऑब्वियस सी बात है कि रिपीट होगा तो अनंत तक जाएगा।
ठीक है जी। उसके बाद जो है एक संख्या ऐसा भी आपको मिलेगा कि दशमलव के बाद जाएगा तो अनंत तक, लेकिन रिपीट होकर के नहीं जाएगा। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब रिपीट होगा तो बार बार रिपीट होगा और हम उसको जहाँ मन है वहाँ तक ले जा सकते हैं, लेकिन नहीं भी रिपीट हो रहा है और फिर भी जा रहा है अनंत तक, तो ये बिल्कुल अलग है। ठीक है जी। तो ओवरऑल आपके पास यही 3 है। तो हम देखो तीनों का नाम करते हैं। नाम करने के बाद जो आपको सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है कि हमने भाग दिया, हो गया खत्म। ठीक है, तो यानी कि ये कट कुट करके क्या हो गया, शांत हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोल देते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद देखो ना कट कुट करके शांत हो गया, इसीलिए शांत दशमलव। ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ, दशमलव के बाद इसमें कोई तो संख्या है जो बार बार आ रहा है और जा रहा है कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, तो अनंत तक जा रहा है तो बेसिकली शांत तो नहीं हुआ, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अशांत लिख देंगे। क्या लिख देंगे, अशांत। अशांत। एंड कोई तो संख्या है इसमें जो बार बार आ रहा है, तो बार बार आने को हम क्या कहते हैं, आवर्त बोलते हैं। जैसे ना किसी भी संख्या को बार बार दोहराना तो हम क्या बोलते हैं उसको, आवर्त, मतलब बार बार वो आ रहा है। तो यहाँ पे कोई संख्या आपको रहेगा जो कि बार बार आएगा, तो इसीलिए अशांत के साथ साथ हम क्या वर्ड यूज करेंगे, आवर्त भी लगा देंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया अशांत। एंड उसके बाद आवर्त और दशमलव भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आते हैं तो ये भी तो अनंत तक ही जा रहा है, मतलब बेसिकली देखो अनंत तक जा रहा है तो शांत नहीं हुआ, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अशांत लिख देंगे, अशांत। एंड ये चेक करो कि इसमें कोई संख्या रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होने के लिए हम लिखते हैं आवर्त, और रिपीट नहीं होने के लिए हम क्या लिखेंगे, अनावर्त लिख देते हैं। अनावर्त मतलब रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये हो गया आपका तीनों संख्या का नामकरण। पहला जो है दशमलव में होगा, या तो शांत दशमलव होगा, या तो अशांत आवर्त वाला दशमलव हो गया, या तो अशांत अनावर्त दशमलव होगा। ठीक है जी, ओके। तो अब ध्यान से सुनो, इन दोनों संख्या को, किन दोनों को, ये शांत और अशांत वाला को, इन दोनों को जो है हम मिला करके बोलते हैं परिमेय संख्या। इसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या याद रखो, मैं आपसे अगला लेक्चर्स में पूछूंगा कि परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, शांत और अशांत। अशांत में क्या होता है, तो आवर्त होता है। देख लो, अशांत में क्या होता है, आवर्त। और इस पे जो है क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे कि देखो पहली बात तो है कि हमने जो है ये परिमेय संख्या था, क्योंकि परिमेय संख्या का आपका डेफिनेशन पता है बचपन से कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। तो ये भी परिमेय एंड ये भी परिमेय, लेकिन इसको हमने भाग दिया तो शांत दशमलव, इसको हमने भाग दिया तो अशांत दशमलव। तो क्वेश्चन जो है अब उल्टा रहेगा कि अच्छा ये जो है इसको परिमेय में लिखो, ये जो है इसको परिमेय में लिखो। तो इधर से इधर जाना बड़ा ही आसान है, इधर से इधर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको जो है बताया गया था 9th क्लास में, याद करो। ठीक है जी, तो ये जो है आप 9th क्लास में सीखे हैं, इधर से इधर लाना। ठीक है, और ये जो संख्या है आपका जो बिल्कुल अलग वाला है, इसी को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसको आप जो है एकदम हमेशा याद रखना कि अपरिमेय संख्या अगर हमसे कोई दशमलव में पूछता है तो हम क्या जवाब देंगे, हम ही जवाब देंगे कि दशमलव के बाद जाना चाहिए अनंत तक, एंड दशमलव के बाद कोई भी संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए। लेकिन परिमेय संख्या में क्या होगा, दशमलव में, तो परिमेय संख्या में दशमलव के में क्या कहानी है, तो परिमेय संख्या जो है दशमलव में क्या हो सकता है, तो या दशमलव के बाद या तो एकदम से खत्म हो जाए, या तो दूसरा क्या है कि जाएगा अनंत तक, लेकिन अनंत तक जाने का मतलब है कि रिपीट नहीं भी हो और हो, तो लेकिन परिमेय में क्या होता है कि रिपीट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप ध्यान रखना। उसके बाद अगर आपको पूछता है कि परिमेय संख्या का डेफिनेशन बोलो, तो आपको तो बचपन से याद है कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या बोलोगे कि वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, ये सब तो बेसिकली बचपन वाला कहानी जो आपको याद आता है ना। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है ना, बिल्कुल अंदर की बातें हैं, तो ये चीज़ आपको आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चन में कभी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, नंबर सिस्टम के ऊपर। ठीक है, यानी कि बेसिकली रियल नंबर के ऊपर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यही हमारा था अभी फिलहाल। हम लोग एक्सरसाइज 1.1 है ना, NCERT एक्सरसाइज 1.1 का भी थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन हुआ है। हम नहीं चाहते कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये वीडियोज पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।